हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्रेड 10th की एसएसटी का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ और इंडिया के कुछ फेमस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को एनसीईआरटी में कुल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये चैप्टर स्टार्ट होता है 1914 से हमारी एनसीईआरटी में। 1914 में दुनिया में एक वॉर लड़ा जाता है जिसे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया भर की जो पावर्स होती हैं, दुनिया भर की कंट्रीज होती हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग अलाइड पावर कहते हैं। अलाइड पावर को लीड कर रहे होते हैं यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान। वहीं दूसरी ग्रुप्स में सेंट्रल पावर्स के रूप में देखने को मिलती हैं जिसे लीड कर रहे होते हैं जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ये इसे लीड कर रहे होते हैं। बात करें इंडिया की तो इंडिया भी यूके की कॉलोनी थी, जिसकी वजह से इंडिया भी इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने के लिए इंडिया में, जो कि इंडिया एक इसकी कॉलोनी, जिसकी वजह से यहाँ पर टैक्स इंक्रीज किया जाता है, लोगों को फोर्स रिक्रूटमेंट किया जाता है, आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। और ये टाइम पीरियड था कि लोगों की जो क्रॉप फेलियर हो गई थी, फूड शॉर्टेज का भी टाइम इंडिया में देखने को मिलता है। और इसी टाइम पीरियड पर 1940 में इंडिया में एक एपिडेमिक फैली हुई थी, इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से कई लोग मारे जा रहे थे। तो कुल मिला के 1914 में इंडिया की स्थिति बहुत ही ख़राब देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग निराश थे। यहीं से हम लोग देखते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जनवरी 1914 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं गांधी जी, और वह इंडिया में सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। सत्याग्रह का मीन्स नॉन वायलेंस एंड ट्रुथफुलनेस, मतलब वह लड़ाई तो करेंगे लेकिन इस तरीके की लड़ाई होगी जिसमें वायलेंस किसी भी तरीके का ना हो। अपने शुरुआती चरण में गांधी जी 3 प्रसिद्ध सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। चंपारण बिहार में, जो कि इंडिगो वर्कर्स के लिए था, इंडिगो पीजेंट्स के लिए था, और उनको न्याय दिलाते हैं। वहीं सेकंड हमें देखने को मिलता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ के किसानों की क्रॉप फेलियर हो गई थी, जिसकी वजह से वह टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। उस मूवमेंट को गांधी जी सक्सेसफुली लीड करते हैं। थर्ड हमें मूवमेंट देखने को मिलता है अहमदाबाद गुजरात में 1980 में, जो मिल वर्करों के लिए था। और ये तीनों मूवमेंट सक्सेसफुल होते हैं। और इन तीनों मूवमेंट को देखकर रिसर्च थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती, एग्री होती, उन्हें इस बात को अच्छा नहीं लगता है कि इंडियंस क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एक साथ में आ रहे हैं और मूवमेंट लड़ रहे हैं। तो इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। रोलेट एक्ट में क्या प्रोविज़न किया गया था? रोलेट एक्ट में किसी भी पर्सन्स को 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है, जिसका विरोध लगभग पूरे भारत में किया गया। और पंजाब में स्थिति ज़्यादा ही महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। गांधी जी इसके लिए एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं रोलेट एक्ट के विरुद्ध, कि रोलेट एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा वापस लिया जाए। जगह जगह पर हमें भागीदारी लोगों को देखने को मिलती है और कुछ जगह पे हमें हिंसा भी देखने को मिलती है। पंजाब के रीजन में कुछ ऐसी हिंसा देखने को मिलती है जिसकी वजह से यहाँ के जो जनरल होते हैं, जनरल डायर, वो पंजाब प्रांत में, पंजाब स्टेट में मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। मार्शल लॉ, जो कि वहाँ के लोग अनवेयर थे इसके बारे में, उन्हें नहीं पता था कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया गया है। अमृतसर में उसी टाइम पीरियड पर 13 अप्रैल 1909 में ये बैसाखी का दिन था। जलियांवाले बाग में लोग बैसाखी को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं पर एक छोटी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें सत्याग्रह की बात की जा रही थी। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के द्वारा ये मीटिंग अटेंड की जा रही थी। ये सूचना मिलते ही जनरल डायर वहाँ पहुँचते हैं और जो जलियांवाला बाग का एक गेट होता है, मेन गेट को बंद कराने के बाद वहाँ पर ओपन शूटिंग की इजाज़त दे दी जाती, जिसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं। गांधी जी को यहाँ से समझ में आता है जो हमारा मूवमेंट होना चाहिए वो एक नेशनल वाइड मूवमेंट होना चाहिए, तभी मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में बात की गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था जिसमें अलाइड पावर सक्सेसफुल जीतती है और सेंट्रल पावर्स की हार होती है। सेंट्रल पावर्स में ही एक कंट्री होती है टर्की, जहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्परर रूल कर रहा होता है। ऑटोमन एम्परर जो वहाँ के थे उन्हें खलीफा कहा जाता था, और खलीफा को मुस्लिम जगत के रिलीजियस या स्पिरिचुअल गुरु माना जाता है। ऐसी अफवाह थी कि वहाँ पर अब
खलीफा का पद समाप्त किया जाएगा और उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया भर के मुस्लिम कंट्री में उनके लिए अलग अलग तरीके की कमेटीज़ बनाई गई, अलग अलग तरीके से मूवमेंट किए गए कि उनकी पावर्स को उनकी किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए। तो इंडिया में भी एक कमेटी बनाई जाती है, खिलाफत मूवमेंट कमेटी बॉम्बे में, जिसे लीड कर रहे होते हैं अली ब्रदर, शौकत अली और मोहम्मद अली। गांधी जी मानते हैं कि ये खिलाफत मूवमेंट को हिंदुओं को भी सपोर्ट किया जाना चाहिए और गांधी जी मानते हैं कि एक अच्छा मौका है जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ में आ सकते हैं, और हिंदू मुस्लिम एक साथ में आएंगे तो कोई भी मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। और सितंबर 1920 कांग्रेस के सेशन में गांधी जी कांग्रेस लीडर्स को एग्री कर लेते हैं कि हाँ, अब टाइम आ चुका है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाना चाहिए। और फाइनली 1921 को नेशनल वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, जिसमें गांधी जी आग्रह करते हैं कि जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं जिन्हें जो टाइटल्स दिए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे वापस कर दिया जाए, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सर्विस होती हैं उनसे बॉयकॉट किया जाए, जैसे स्कूल ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाने के लिए ना जाएँ, टीचर्स वहाँ पढ़ाने के लिए नहीं जाएँ, स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने के लिए नहीं जाएँ, लॉयर्स ब्रिटिश कोर्ट को अटेंड ना करें। इस तरीके से गांधी जी कई चीज़ों के लिए आह्वान करते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं कि जैसे ब्रिटिश क्लोथ्स को बॉयकॉट करना चाहिए, ब्रिटिश इंडस्ट्री को बॉयकॉट करना चाहिए, ब्रिटिश गुड्स आइटम को बॉयकॉट करना चाहिए। अगर हम बात करें कि ये टाउन में कैसा मूवमेंट था, तो टाउन में टीचर्स, लॉयर, स्टूडेंट्स एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फॉरेन गुड्स को, फॉरेन आइटम्स को बॉयकॉट किया जाता है, खादी को अपनाया जाता है, स्वदेशी को अपनाया जाता है। अगर बात करें तो इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, कई लॉयर्स प्रैक्टिस करना छोड़ते हैं, कई चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट होती हैं। अगर हम गांव में बात करते हैं कंट्री साइड, तो अवध एक रीजन है जहाँ पर नाई धोबी मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर लोग जमींदारों को, जो लोकल जमींदार हैं, उन्हें टैक्स देना बंद कर देते हैं और उनको जो बेसिक सर्विसेज हैं उन्हें भी देना बंद कर देते हैं। बाबा रामचंद्र के द्वारा ये मूवमेंट लीड किया जाता है और इनके द्वारा एक अवध किसान सभा गठित की जाती है। इसी तरीके का आंध्र प्रदेश में मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसे लीड कर रहे होते हैं अल्लूरी सीताराम राजू, जो गूडम हिल्स आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स के स्ट्रिक्ट लॉ की वजह से इन लोगों को जंगल में जाने के लिए मना किया जाता है। इस तरीके ये लोग भी वॉयलेट करते हैं, ब्रिटिश का जो स्ट्रिक्ट लॉ होता है फॉरेस्ट लॉ, उन्हें भी वॉयलेट किया जाता है। हालांकि 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को मार दिया जाता है। इनके ऊपर एक फेमस मूवी भी बनी हुई है, आप कमेंट करके इसको बताइए। नेक्स्ट, स्वराज इन प्लांटेशंस। असम में टी गार्डन्स होते थे। टी गार्डन्स में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 पास किया गया, जिसमें इन टी गार्डन्स में काम करने वाले वर्कर्स को बिना किसी परमिशंस के अलाउड नहीं था कि वह अपने घर वापस जा सकें या फिर वहाँ से छोड़ के जा सकें। बट जब एनसीएम इम्प्लीमेंट हुआ तो लोगों को लगने लगा कि हम अब आज़ाद हो गए हैं और ये यहाँ से भी भागकर जाने लगे। इन्हें कई लोगों को रोका गया, मारा भी गया, इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिली। तो इस तरीके से लगभग इंडिया में नेशनल वाइड मूवमेंट देखने को मिला। अब मूवमेंट कैसे स्लो डाउन हुआ, क्या इसके रीजंस थे? तो सबसे पहला रीजंस था, जो कपड़ा बनता था वो खादी का बनता था, और खादी जो कपड़ा बनता था वो हाथ से बनता था, हैंडलूम से बनता था, जिसकी वजह से वह कॉस्टली होता था। वहीं ब्रिटिशर्स का जो कपड़ा होता था वो फैक्ट्रियों द्वारा प्रोड्यूस होता था, जिसकी वजह से वो सस्ता होता था। तो कहीं ना कहीं लोग धीरे धीरे अब स्वदेशी कपड़े का, खादी को छोड़ के ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रियों द्वारा बना हुआ कपड़ा यूज़ करने लगे। वहीं टीचर्स, स्टूडेंट्स, उनके लिए दूसरे कोई स्कूल्स थे नहीं, जिनके लिए कोई ऑप्शंस था नहीं, तो अल्टरनेटिव ना होने की वजह से धीरे धीरे उन लोगों ने स्कूल्स, कोर्ट्स ज्वाइन करने लगे, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे मूवमेंट हमारा स्लो डाउन की तरफ जाने लगता है। और 1922 में एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, चोरा चोरी इंसिडेंट, जिसकी वजह से गांधी जी को इस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ करना पड़ता है। चोरा चोरी गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन को कुछ क्रांतिकारियों द्वारा लगा दिया जाता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, जिसे देखकर गांधी जी को लगता है कि ये मूवमेंट अब वॉयलेंट हो गया है, जिसकी वजह से गांधी जी मूवमेंट को अब कॉल ऑफ कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी एनसीईआरटी में टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी फील करते हैं कि ऐसे बड़े मूवमेंट्स के लिए लोगों को पहले ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग वॉयलेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट कहीं ना कहीं किसी दूसरी दिशा में चला जाता है। तो गांधी जी अब फोकस करते हैं कि पहले लोगों को ट्रेन करने पर फोकस करते हैं। वहीं कांग्रेस की विचारधारा अब दो पार्ट में बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें जो काउंसिल्स है उसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो इनकी
काउंसिल्स है उसको हमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कहीं कुछ लोगों का मानना होता है कि हमें काउंसिल्स इलेक्शंस को बाइकआउट करना चाहिए। CR दास, मोतीलाल नेहरू का मानना होता है काउंसिल सिलेक्शंस में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और हम अगर जीत के आएंगे तो हम ब्रिटिश पॉलिसियों का अच्छे से क्रिटिसाइज़ कर पाएंगे, ब्रिटिश पॉलिसीज़ को हम लोग क्या कर पाएंगे, क्रिटिसाइज़ कर पाएंगे और ऐसी पॉलिसी पास होने से रोक पाएंगे। और इसलिए मोतीलाल नेहरू और CR दास 1 जनवरी 1923 को एक पार्टी बनाते हैं जिसे स्वराज पार्टी कहते हैं। ये टाइम पीरियड था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशंस का टाइम पीरियड था, दुनिया भर में एक डिप्रेशंस आया था 1929 के टाइम पीरियड, तो इंडिया में भी ये डिप्रेशंस देखने को मिला। वहीं दूसरा एक बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिलता है 1927 में इंडिया में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन इसलिए कहते हैं, इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉर्ज साइमन थे। इसका मोटिव था इस कॉन्स्टिट्यूशंस को रिव्यू करना और सजेशंस देना कि इंडिया में किस तरीके से इंडियंस को राइट्स दिए जाने चाहिए और इंडियंस को कैसे करके आगे अपनी गवर्नेंस को रेगुलेट किया जाना चाहिए। इस कमीशंस को इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि इससे विरोध किया गया क्योंकि इसमें कोई भी इंडियंस शामिल नहीं थे। इसके जो 7 के 7 मेंबर थे वो ब्रिटिशर्स थे, जिसकी वजह से इस कमीशंस को इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। और इवन इंडिया में जब आया तो इसे गो साइमन गो बैक नाम से नारे लगाए गए और इसे वापस किया गया। ये सब मूवमेंट देखकर इंडियन वायसरॉय इंडियंस को 2 ऑफर देते हैं। फर्स्ट, डोमिनियन स्टेट का। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब कि इंडिया इंटरनल मामलों में खुद से डिसीजंस ले, खुद से रूल्स करे, लेकिन एक्सटर्नल मामले में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर रूल करेगी। वहीं दूसरा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि इंडिया में किस तरीके से फ्रीडम देना है या किस तरीके से उनको राइट्स देने हैं। तो दोनों ही चीज़ों के लिए इंडियन कांग्रेस डिनाई कर देती है कि दोनों ही चीज़ें इंडिया के लिए व्यर्थ हैं। लाहौर सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है 1929 में, जिसमें अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू और वो बात करते हैं कि इंडिया के लिए अब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इसमें 26 जनवरी 1930 को इंडिया में पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी वायसराय इरविन के लिए एक लेटर लिखते हैं जिसमें उनकी 11 डिमांड्स होती हैं। 11 डिमांड्स में से एक डिमांड से भी होती है कि जो सॉल्ट टैक्स है उसे एबॉलिश किया जाए। अब और इनके लिए डेडलाइन देते हैं कि 11 मार्च 1930 तक आपको ये डिमांड्स फुलफिल, नहीं तो गांधी जी नेशनल वाइड एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी सॉल्ट को ही क्यों चूज करते हैं मूवमेंट के लिए? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी नीड है जो कि एक रिच से लेके एक पुअर पर्सन तक की हर एक इंडिया से होती है सॉल्ट। इसीलिए गांधी जी सॉल्ट को एक सिंबॉलिक रूप से इसके लिए चूज करते हैं। हालांकि 11 मार्च तक वायसराय कोई रिप्लाई नहीं देते हैं और इसे डिनाई कर देते हैं। तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं जो साबरमती आश्रम से स्टार्ट होकर डांडी तक जाता है और लगभग इसमें 78 वॉलंटियर्स इनके साथ में होते हैं। 250 माइल्स की डिस्टेंस तय करने के बाद, डांडी पहुंचने के बाद गांधी जी वहां पर सॉल्ट बना के सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं और यहीं से माना जाता है कि सीडीएम स्टार्ट हो जाता है। अब आप बात करेंगे सीडीएम और एनसीएम में डिफरेंस क्या है। एनसीएम में हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके रूल्स को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे। वहीं सीडीएम क्या है, जो उनके रूल्स हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, सपोर्ट तो करेंगे ही नहीं करेंगे, साथ साथ में हम उन्हें वॉयलेट करेंगे, उन्हें हम ओबे नहीं करेंगे। तो एक कदम आगे की बात है सीडीएम। सीडीएम में बात करें तो हमें नेशनल वाइड देखने को मिलेगा, इसमें कई लोगों की पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, वुमेन, पीजेंट्स, फार्मर, जमींदार, बड़ी मात्रा में हमें सीडीएम में पार्टिसिपेशन देखने को मिले। इवन वुमेन, चिल्ड्रन का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। इनके फॉरेन गुड्स आइटम्स को बाइकआउट किया जाता है, विदेशी कपड़े बाइकआउट किया जाता है, विदेशी कपड़ों को आग लगाई जाती है। इवन जो लीकर शॉप हैं उस पर महिलाओं के द्वारा धरने रखे जाते हैं। कई तरीके के हमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं। वहीं आदिवासी लोग जो फॉरेस्ट लॉ थे उन्हें वॉयलेट करते हैं। इस तरीके के मूवमेंट हमें लगभग नेशन वाइड देखने को मिलते हैं। बट कुछ ही समय बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है और लगभग इंडिया भर से 1 लाख से भी ज़्यादा लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। इवन गांधी जी को भी अरेस्ट किया जाता है। इतने जो मेन लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं सारे जेल में पहुंच चुके थे, तो अब जो नीचे क्रम के लीडर्स थे उनके हाथों में मूवमेंट की बागडोर पहुंच गई थी। इस वजह से हमें मूवमेंट कहीं ना कहीं कुछ वॉयलेंट भी देखने को मिला। उस टाइम पर इंडिया के वायसराय
इरविन थे, वह गांधी जी के साथ एक पैक्ट करते हैं जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें गांधी जी को एग्री करना पड़ता है कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होने वाली हैं उन्हें अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। वहीं गांधी जी का कहना होता है कि जो 1 लाख से भी ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्रिजनर्स हैं, उन्हें आपको रिहा करना पड़ेगा। तो ये पैक्ट होने के बाद गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने लंदन के लिए जाते हैं और वहाँ से खाली हाथ वापस आते हैं। वह देखते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको भी इतना 1 लाख से अधिक पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको भी रिहा नहीं किया गया, और वहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्हें डोमिनेंट स्टेट्स की बात की जा रही थी। फ्रीडम के उद्देश्य से गांधी जी वहाँ गए थे, वह फ्रीडम का उद्देश्य फुलफिल नहीं हो पाया था, उसकी डिमांड्स वहाँ पर नहीं सुनी गई। इसी वजह से गांधी जी वापस आके फिर से मूवमेंट को रिलॉन्च करते हैं, लेकिन मूवमेंट इतने बड़े स्तर पर हो नहीं पाता, जिसकी वजह से मूवमेंट खुद न खुद में समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करें लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसमें 2 मेन रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला दलित्स और दूसरा मुस्लिम्स कम्युनिटी। इन दो कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। दलित्स के डिमांड्स थी कि उन्हें अलग से सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाना चाहिए, कि उनका जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो अलग सेपरेट होना चाहिए, कि उनके पर्सन्स को इलेक्ट करने के लिए उनके ही लोग इलेक्ट करेंगे, उसमें किसी और कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। गांधी जी इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं। गांधी जी मानते हैं कि इससे क्या होगा कि हिंदू रिलीजन्स में ही दलित को अलग कैटेगरी में बना के देखा जाएगा, एक अलग कम्युनिटी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो इसलिए गांधी जी इसको डिनाई करते हैं, और लास्ट में BR अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट समझौता होता है, जिसे हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें BR अम्बेडकर एग्री करते हैं। BR अम्बेडकर जो कि दलित कम्युनिटी के लीडर्स थे, वो एग्री करते हैं कि दलित कम्युनिटी के लीडर्स को, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें स्टेट काउंसिल्स या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या सेंट्रल काउंसिल्स में रिजर्वेशंस दिया जाएगा, उनकी सीट्स पे रिजर्वेशंस दिया जाएगा, और रिजर्वेशंस के द्वारा वो लोग स्टेट काउंसिल्स या फिर सेंट्रल काउंसिल्स में पहुंचेंगे। वहीं दूसरा था मुस्लिम रिलीजन्स में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड्स थी। साथ में कई ऐसे उस टाइम पर लीडर्स थे, जैसे M जयकर जो हिंदू महासभा के लीडर्स थे, उनके द्वारा कई ऐसी एक्टिविटीज़ की गई जिसकी वजह से जो मुस्लिम रिलीजन्स के लोग थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर होने लगे, और इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, जिसमें हम जानेंगे कैसे कल्चर्स के द्वारा, फोक सॉन्ग्स के द्वारा, फोक स्टोरीज़ के द्वारा, फ्लैग्स के द्वारा, एल्गरीज के द्वारा इंडियन सिटीजन्स को या इंडियन पर्सन्स को एक साथ जोड़ने का काम किया। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस समझ में आई कि कैसे हम लोग कलेक्टिव होके अपने साथ अपने एक देश का डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा कि कैसे एल्गरीज वहाँ पर बनाई गई थी, जिसकी वजह से एक सिम्बलाइज किया था नेशंस को कि किसी कैटेगरीज में। इसी तरीके से इंडिया में भी ऐसे सिम्बलाइज करते हुए दिखेंगे। पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता की पिक्चर ड्रॉ की जाएगी, जो कि इंडिया नेशंस को एक भारत माता की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, सिम्बलाइज किया जाता है। इंडियन फ्लैग को बनते हुए देखते हैं, पहले स्टार्टिंग में वंदे मातरम कुछ ऐसा लिखा हुआ फ्लैग हमें दिखता है, उसके बाद गांधी जी के द्वारा डिज़ाइन किया गया फ्लैग हमें दिखता है। और इस तरीके से ओवरऑल इंडियन के लोग, जो इंडियंस थे, उनमें नेशनलिज्म की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं उनके दिलों में जागृत हुई, जिसकी वजह से अब वो एक साथ आए और अच्छे से उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और इसका रिजल्ट हमें 1947 में देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगा, समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।